You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। देखिए, कल हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था और इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मल स्टेटमेंट है, फोर्स का एक्सप्रेशन है, वो देखा था। उसके अलावा उसका वेक्टर फॉर्म देखा था, उसकी वैलिडिटी देखी थी, कब उसको यूज करेंगे डायरेक्टली, कब नहीं यूज करेंगे। वेक्टर फॉर्म में हम लोग को बेसिकली एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना होता है उसके मैग्नीट्यूड के साथ। तो देखने में भले ही ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लगता हो, लेकिन ये एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन है। बस इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पर
थोड़ा सा मेरे से लिखने में मिस्टेक हुआ है। ये देखो मॉड है, ये यहाँ पर मॉड लगा लो, ये मॉड है। तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर पावर 3 होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। कभी वेक्टर फॉर्म में अगर आए तो ऐसा नहीं कि उसको स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है तो स्क्वायर रखना है, क्योंकि ऊपर में भी एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए नीचे क्यूब आता है। इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन हमने किया था। और उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कैसे वर्क करता है मल्टीपल मास के सिस्टम में, और मल्टीपल मास के केसेस में इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये हमने देखा था। मोर देन 2 मास का अगर कोई भी सिस्टम दे दिया जाए और उसके ऊपर नेट फोर्स निकालने की बात हो, तो इंडिविजुअली हर 2 मास के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालेंगे और उसका फिर वेक्टर सम करेंगे। और यहाँ पर जो भी 2 मासेस के बीच का फोर्स है वो किसी थर्ड मास के होने से नहीं होने से चेंज नहीं होता। दिस इज द बेस्ट पार्ट। तो नॉर्मल तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस कल आपको बताए थे कि अगर ये 3 मास का सिस्टम है और किसी एक के ऊपर अपने को फोर्स निकालना है, तो इस पर जो बाकी 2 के कारण फोर्स लगेंगे सिर्फ वही फोर्स लेना होगा, ये खुद के ऊपर तो फोर्स लगाएगा नहीं, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो ज्यादातर पहले कैलकुलेशन ना करके हमको लॉजिकली चीजों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये दोनों फोर्स बराबर है या क्या। क्योंकि मैंने पहले इसमें एफ एफ ही लिखा है, एफ क्या है ये कैलकुलेट करना ये बात का बात है। पहले हमको चीजों को ऑब्जर्व करना है, वेक्टर्स को दिखाना है, रिजल्टेंट कैसा होगा इसके बारे में सोचना है, देन वी कैन सिंपली put the values and get the final result. Similarly, ये स्क्वायर वाले केस में हमारे पास 3 मासेस बचे हैं, उस मास के अलावा तो 3 फोर्स के टर्म्स होंगे, लेकिन तीनों सेम डिस्टेंस पर नहीं है। यहाँ पर हमारा दोनों मास इस m से सेम डिस्टेंस पर था, इसलिए दोनों के लिए हमने फोर्स F लिखा था। लेकिन ये जो 3 मास का सिस्टम है इसमें तीनों सेम डिस्टेंस पर नहीं है, तो यहाँ पर 2 मासेस इक्वल डिस्टेंस पर है ये दोनों, इसलिए दोनों के लिए फोर्स हमने F लिख दिया। और तीसरा मास चूंकि √2a डिस्टेंस पर है तो उसके लिए फोर्स F डैश लिख दिया। ये हमने कल बोला था ना आज क्लास के बारे में या नहीं? क्लास में हमने आज की क्लास के बारे में बोला था ना? सर आपने जो मैसेज डाला था उसमें था कि सैटरडे को नहीं रहेगा क्लास। सैटरडे को नहीं रहेगा, लेकिन वो एक्चुअली एक क्लास अपनी छूट गई थी ना, मतलब थर्सडे वाली क्लास जो नहीं हुई थी, इसलिए हमने क्लास के एंड में बोला था। अब यही है कि हमने फॉर्मली उसको मैसेज नहीं किया, और मे भी इसलिए लग रहा है कि बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, या लोगों को बच्चों को लगा कि ये थोड़ा मिसकम्युनिकेशन मेरे साइड से हो गया। थर्सडे को क्लास थी और थर्सडे को क्लास नहीं हो पाई, एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया था। तो हमने कल की क्लास में एंड में बोला था कि इसके बदले इस बार सैटरडे को रख लेंगे। अब ये चीज को फॉर्मली एक मैसेज में हमको बताना चाहिए था, बट अभी जैसा मेरे को क्लास में बच्चों का अटेंडेंस देख के लग रहा है कि शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया तो तुमने बताया था कि सिर्फ इस बार के लिए हम लोग सैटरडे को ऐड कर रहे हैं क्योंकि एक क्लास नहीं हुई थी, लेकिन ये चीज मेरे को ग्रुप में शेयर कर देनी चाहिए थी। वैसे मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया है, कुछ देर में बच्चे अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो ये जो फोर्सेस हैं, ये फोर्स दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो डेफिनेटली ये पहले ये दोनों फोर्स बराबर होंगे और ये जो तीसरा फोर्स है ये अलग होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। और इन तीनों का रिजल्टेंट हम थोड़ा सा केयरफुली निकालेंगे। अब जैसे मान लो ये तीनों को ब्लाइंडली ऐड करने लगे, तब तो फिर कंपोनेंट लो 3 फोर्सेस को ऐड करने का, और तो हमारे पास कोई तरीका है नहीं, तो तीनों के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करके सम करना पड़ेगा।
लेकिन अगर थोड़ा समझदारी दिखाए हम लोग, पहले ये दोनों म्यूचुअली, ये जो दोनों परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, अगर इनका रिजल्टेंट निकाला जाए तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये एफ डैश जो है उसी के अलोंग आ जाएगा, और फिर हम काम करने से बहुत हमारा काम रिड्यूस हो जाएगा। तो 90 डिग्री पर जब दो फोर्सेस लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट रूट टू टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर हो जाता है। 60 डिग्री पर जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं इक्वल, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो रूट 3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर हो जाता है। 120 डिग्री पर अगर दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उसी वेक्टर के बराबर होता है। इस तरह से 3-4 रिजल्ट हमने वेक्टर्स के दौरान आपको दिए थे, और उसको प्रूव भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो हमको ध्यान में हो तो ये जो हमने होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था ये हमारा काफी सिंपल हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, और इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन हमने किया था जिसमें एक पॉइंट मास या स्फेरिकल मास और एक रॉड, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अपने को निकालना था। तो अगेन जैसे मैंने बताया है कि इनके बीच का सेपरेशन अगर इनके डायमेंशन के कंपेरेबल हो तो डायरेक्ट हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं यूज कर सकते। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको छोटे छोटे पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं। इस पूरे रॉड को ऐसा समझते हैं कि बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट मास से बना है, और हम ऐसा ही एक पॉइंट मास कंसीडर करते हैं जो एक ही एक्स डिस्टेंस पर है। अब ये एक पॉइंट मास है और इस स्फेरिकल बॉडी को हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए अपने को इस छोटे से रॉड का मास चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ निकाल के उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो बहुत बार हमने किया था, ये जो टर्म, ये जो चीज हमने लिखी है ये तो बहुत बार की हुई है। तो डीएम हमारा हो जाएगा m/l इंटू dx। अब इसके बाद हम लोग डीएफ फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स क्या होगा, Gmm/r²। तो एक m इसके लिए, एक उसका जो मास है वो डीएम है तो डीएम लिख दिया उसके लिए, और इस तरीके से हमारा ये डीएफ का एक्सप्रेशन आ गया। तो यू कैन सी यहाँ पर dx भी और x² भी है। तो जैसे ही dx आता है तो कहीं ना कहीं हमको इंटीग्रेशन के बारे में तो दिमाग में बात अब आ जानी चाहिए कि अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं उसमें dx आ गया तो डेफिनेटली अब इंटीग्रेशन करना होगा, और क्या उपाय है। और चूंकि ये वेक्टर्स एडिशन होता है लेकिन ये सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में है बोल के हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, हमको डायरेक्शन काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब अलग अलग डायरेक्शन में होते तब भले ही इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाते, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते, कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह लेना पड़ता। लेकिन अगर सबका डायरेक्शन सेम है तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया। और याद रखना कि ये जो इंटीग्रेशन है dx/x², ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये बार बार आने वाला है। मैंने तो यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से सॉल्व किया है, लेकिन -1/x इंटीग्रेशन होता है, ये चीज तुम लोग को एकदम से जहन में बैठना चाहिए। मतलब ये इंटीग्रेशन बहुत बार काम आने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ dr/r², ये हो जाएगा -1/r + c। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, -1/r + c। तो बार बार ये इतना सारा कुछ करने का जरूरत ना पड़े, तुम इसको एकदम से याद रखोगे तब हमारा काम काफी जल्दी होगा। ये इंटीग्रेशन इस पूरे चैप्टर में बहुत बार आता है। एक बार इसको डिराइव कर लो, और उसके बाद लिमिट पुट करने की बात है। तो लिमिट पुट करने में भी हमने बताया था कि जब कभी माइनस आता है तो जो तरीका होता है कि इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, फिर अपर लिमिट पुट कीजिए, फिर माइनस लोअर लिमिट कीजिए, और फिर माइनस को अंदर डाल दीजिए। तो जब ऐसा करोगे तो वो एक्चुअली होता क्या है, पहले लोअर लिमिट उस माइनस अपर लिमिट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा कल का डिस्कशन था। हम लोग वो जो हेक्सागन वाला क्वेश्चन है, एनीवन हैव कंप्लीटेड दैट क्वेश्चन, ये जो हेक्सागन वाला क्वेश्चन किसने किया है? ओके, वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन में 2-3 चैलेंजेस है। कायदे से देखा जाए तो 2-3 चैलेंजेस है। एक डिस्टेंसेस के बारे में सोचना, और दूसरा रिजल्टेंट निकालना। मैंने साइड लेंथ ए दिया था और सारे मास एम दिए गए थे।
पहले मैं आंसर ले लेता हूँ। श्रावणी, हाँ बताए क्या फोर्स निकाला आपने? सर मेरा एफ नेट GM² अपॉन A² बराबर और ब्रैकेट में 1+1/√3 + 1/4 यानी 5/4 + 1/√3 आया। अच्छा 5/4, एक मिनट, 5/4 + 1/√3। 1/√3। ओके, इम्प्रेसिव। देखा जाए तो किसी भी एक मास को हम चूज कर लें। मान लो हमने इसी मास को दिया था, तुम आप किसी भी, देखो रेगुलर पॉलीगन में जब भी आप नेट फोर्स निकालोगे तो वो सेंटर की तरफ आएगा। ये बात एकदम से दिमाग में बैठानी है। रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल था, स्क्वायर है, हेक्सागन है, नेट फोर्स जब भी आएगा तो वो टुवर्ड सेंटर आएगा। इसलिए डायरेक्शन हमको बहुत ज्यादा इनिशियली मैटर नहीं करना चाहिए। हाँ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है थोड़ा उस पर हम लोग सोचते हैं। देखो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 मासेस हैं और इसके बारे में अपने को 5 टर्म्स चाहिए होंगे। तो पांचों वेक्टर को अगर एक साथ जोड़ने के लिए आओगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए बारी बारी से सबसे पहले दो मासेस को लो जो इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे एक मास मैंने इसको लिया और एक मास हमने इसको लिया। यू कैन इजिली सी ये दोनों ए डिस्टेंस पर है। इफ यू सी, अगर इसका भी डिस्टेंस हम दिखाए तो ये ए डिस्टेंस पर है। तो जब ए डिस्टेंस पर है तो इनके कारण जो फोर्सेस लगेंगे, एक फोर्स लगेगा इधर और एक फोर्स लगेगा इधर, और ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। अभी कुछ देर पहले ही ये बात हो रही थी कि अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो बीचों बीच जाएगा और इंडिविजुअल फोर्सेस के बराबर जाएगा। मतलब अगर मैं सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट अभी के लिए फिगर आउट कर लूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, टुवर्ड द सेंटर, बीचों बीच, मतलब टुवर्ड द सेंटर से ये सेंटर की तरफ जाएगा और ये हो जाएगा एफ के बराबर। और एफ है क्या? तो एफ आप लिख सकते हो GM² अपॉन A²। क्या यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? अब हमारा जो दूसरा सेट ऑफ मास है, जैसे ये वाला मास देखो, ये वाला मास, ये वाला मास और ये वाला मास। सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। इफ यू सी, इसका जो डिस्टेंस होगा और इसका जो डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा। मैंने थोड़ा दिखाने में थोड़ा गड़बड़ दिखा दिया। यहाँ पर अगर एक रेगुलर हेक्सागन बनाओगे, रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एक हेक्सागन बना दे रहा हूँ। सो कुछ हेक्सागन की प्रॉपर्टीज है जो मैंने पहले भी बताई थी। जैसे ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। इस तरह से ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इंडिविजुअली ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, सब ये 60 डिग्री, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ऐसा। फिर ये ए है तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 120 डिग्री। और हमको अभी जो डिस्टेंस निकालना है वो यहां से यहां निकालना है। ये डिस्टेंस भी हम लोग को, या फिर ये डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होंगे और इनके बीच का एंगल कितना होगा तो ये भी देखना है। तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल तुम ले सकते हो। यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कराया था, बट फिर से एक बार हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेंगे। ये ऐसा है, ये साइड ए है और ये साइड ए है और ये एंगल 120 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे और इसको हम लोग बोल सकते हैं 30 डिग्री। ये भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री।
और ये हमारा 120 डिग्री तो है ही। अब ये लेंथ कितना होगा इस साइन रूल से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकाल सकते हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइक दिस, तो ये जो यहां से यहां तक लेंथ होगा इसको बोल सकते हैं हम लोग a cos 30 डिग्री। तो a cos 30 डिग्री और ये भी हमारा हो जाएगा a cos 30 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल 30 डिग्री है, ये एक हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव कर रहा है a, तो दिस डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा a cos 30 डिग्री, और a cos 30 डिग्री इज लाइक a इंटू √3/2, और इसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा a√3। मतलब यहां से यहां जो डिस्टेंस हमने निकाला था ये हमारा हो जाता √3a। सिमिलरली ये हो जाएगा √3a। और भी तरीके हैं, इसको साइन रूल से कर सकते थे। तो ये सब देखो, हेक्सागन क्या एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है, और इसके लिए अपने को डिस्टेंसेस ध्यान में होने चाहिए। √3 जैसे हमने निकाला, तो ये अब हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इनके बीच के डिस्टेंस अगर कभी निकालना हो तो हम निकाल तो सकते हैं, बट ये याद रखोगे तो भी कोई बुराई नहीं। और √3 साइन रूल से भी निकलता है, साइन रूल से भी निकाल सकते थे। अब चूंकि इन दोनों के फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, डिस्टेंसेस इन दोनों के सेम है, तो इनको हमने डिनोट किया एफ डैश, और इसके डिनोट किया एफ डैश। अगर तुम देखोगे इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री, मतलब ये टोटल एंगल इन दोनों के बीच का 60 डिग्री हो गया। एफ डैश का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए कि एफ डैश है कितना, तो इसको आप लिखोगे GM² डिवाइड बाई √3a का स्क्वायर, √3a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा GM² डिवाइड बाई 3a²। नाउ अगेन दो वेक्टर्स हैं एफ डैश, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। यू कैन सी इन दोनों के बीच का जो एंगल है, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री था, ये एंगल 30 डिग्री था, तो वैसे ही एफ और एफ डैश के बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, मतलब सेंटर की तरफ जाएगा, और उसका जो वैल्यू होगा वो √3 टाइम्स एफ होगा। मतलब इसका रिजल्टेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, एंड दिस विल बी √3 टाइम्स एफ डैश। तो ये भी एफ के डायरेक्शन में ही है, पहले दोनों का, पहला जो दो वेक्टर था उसका रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट भी सेमी डायरेक्शन में आ रहा है, अच्छी बात है। अब एकमात्र जो मास हमारा बचा वो ये बचा, और ये 2a डिस्टेंस पर होता है। तुम यहाँ पर अगर डायग्राम देखोगे तो ये 2a डिस्टेंस पर होता है, तो डायरेक्टली उसके लिए एफ डबल डैश मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, एफ डबल डैश, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू GM² अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा GM² अपॉन 4a²। अब बारी है सबको ऐड करने की तरीके से। तो नेट फोर्स डेफिनेटली दैट विल टुवर्ड सेंटर, सो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों के जो फोर्सेस होंगे ये हमारा एफ ही था, तो सीधे जी जो दो एफ फोर्सेस लगाए थे हमने, तो GM² अपॉन a², ये पहला दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है, प्लस ये एफ डैश का जो रिजल्टेंट होगा वो √3 टाइम्स एफ होगा, ये हमने लिखा हुआ है। तो √3 इंटू एफ का वैल्यू है हमारा, सॉरी एफ डैश, तो इसका वैल्यू हमारा GM² अपॉन 3a² प्लस एक बात फोर्स जो एफ डबल डैश बचा है वो हो जाएगा GM² अपॉन 4a²। ये हो जाएगा नेट फोर्स का एक्सप्रेशन। और यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, GM²/a² को बाहर निकाल लिया, दैट इज GM² अपॉन a², इसको बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये √3 और ये 3 है, तुम चाहो तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। ये √3 जो है वो 3 को √3 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/√3 प्लस यहाँ पर 1/4, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो GM² अपॉन a², और ये 1 प्लस 1/4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4,
प्लस 1/√3। तो यही आंसर आया था बच्चे का। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व किया। हमने इसको बारी बारी से दो दो वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स लिखे। अब जैसे मान लो कोई बच्चा इसको पहले ही इस मास से कारण और इस मास से कारण अगर फोर्स निकालता, फिर इसके कारण निकालता, ऐसे 5 वेक्टर एक साथ आ जाते, तो फिर उसको कंपोनेंट्स लेने पड़ते, फिर उस कंपोनेंट को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट बनता है उसको ऐड करना पड़ता है, वाई एक्सिस स्क्वायर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको गलत तरीका है, लेकिन अगर हमने दो दो वेक्टर्स को एक साथ लेके किया तो हमारा काम आसान होता गया। और जनरली ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो हमको इस तरह से अप्रोच करना ही ज्यादा सही रहेगा। तो कभी भी मल्टीपल मास के क्वेश्चंस आते हैं, सो वी हैव टू अप्रोच बाय दिस मैनर। अब इसमें एक और वैरायटी ऐड होती है कि ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, मैं यहाँ पर अगर डायग्राम बना के तुमको दिखाऊं, जैसे ये ट्रायंगल वाला डायग्राम है, ये स्क्वायर वाला डायग्राम है, और ये हेक्सागन है। पेंटागन हम जानबूझ के छोड़ दे रहे हैं क्योंकि पेंटागन के जो एंगल्स होते हैं वो इजीली उसके साथ काम नहीं किया जा सकता है, इसलिए पेंटागन में ड्रॉ नहीं कर रहा। तो ये रेगुलर पॉलीगन सबके लिए वैलिड है। तो इस पर जो नेट फोर्स आ रहा है ये टुवर्ड्स, सॉरी, ये नेट फोर्स जो है वो टुवर्ड्स सेंटर आ रहा है, लाइक दिस। इस पर नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर आ रहा है और इस पर भी नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर आ रहा है। सिमिलरली इसके ऊपर भी नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, और जो भी हमने मैग्नीट्यूड निकाला है वही मैग्नीट्यूड है, बस सेंटर की तरफ आएगा ये सारा फोर्स, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस पर एक जो एक्सटेंडेड क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है वो मैं बताता हूं। क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ट्रायंगल वाला ही क्वेश्चन दिया जाए कि ये जो मासेस है ये मतलब पहले तो हमने बोले थे कि ये रेस्ट में है और इनके बीच फोर्सेस निकालने हैं। अब क्वेश्चन है कि ये जो मासेस है ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और ये तीनों को कभी भी किसी भी इंस्टेंट पर अगर बात करें तो ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर होंगे। जैसे अभी ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर है, और मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज फैशन में रोटेट कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज फैशन में रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो मास है वो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो कुछ देर के बाद इसका पोजीशन कुछ यहाँ पर ऐसा होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा, इसका पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा और इसका पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा। जब इसको भी ज्वाइन करोगे तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। और बेसिकली दे आर गोइंग टू परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे। ऐसा स्क्वायर में भी पॉसिबल है, इसमें भी इस तरह से ये एक सर्कुलर पाथ जिसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, बेसिकली दिस इज अ सर्कम सर्कल, इस तरह से ये मूव करेंगे। हेक्सागन में भी ये बात पॉसिबल है, ये जो थोड़ा सा रेगुलर डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा सर्कल जैसा बनेगा। तो अब हमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द स्पीड, जैसे ये v स्पीड से अगर कर रहे हैं, तीनों की स्पीड सेम होगी, सिमेट्री से बोल सकते हैं। यहाँ पर भी मान लो इस तरह से अगर ऐसा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो ये v है, तो v क्या होगा, स्पीड क्या होगी। मतलब क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है मैं लिख देता हूं। इफ, पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ द थ्री मासेस placed at the corners of an equilateral triangle and move in a circular path,
due to their mutual attraction. Mutual attraction, then find, तीन बातें पूछी जा सकती हैं। एक तो पहला लीनियर स्पीड v, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, और तीसरा टाइम पीरियड, मतलब वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम कितना होगा। इस तरीके से, और ये तीनों के लिए पूछा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रायंगल के लिए, सिर्फ स्क्वायर के लिए, सिर्फ हेक्सागन के लिए, ये तीनों के लिए क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब मल्टीपल मास में ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली बन सकता है। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे? हमने ऑलरेडी फोर्स कैसे निकालना है ये बताया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको अभी हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि कोई भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, और उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए। यहाँ पर तीनों की वेलोसिटी और स्पीड रादर सेम है, इसमें भी सेम ही होगी। तो ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। ये जो भी मोशन है दिस इज यूसीएम, इसलिए हमको सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, और म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना है वो क्या यूज करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स between them will act as a centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा होता है mv²/r। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में हमने इस चीज को देखा है। तो जो भी हमारा नेट फोर्स का एक्सप्रेशन है उसको mv²/r के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा। बट वेट, r क्या है? r हमारा होता है रेडियस, या फिर इसको m⍵² भी लिखते हैं। और दोनों में जो r है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तो ये जितने भी सर्कुलर फिगर हमने बनाए हैं, सर्कल बनाए हैं, इन सब के लिए रेडियस क्या होगा ये भी हमारे लिए एक क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे अगर ट्रायंगुलर फिगर की बात करूं, मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका जो सर्कल बन रहा है बेसिकली वो सर्कम सर्कल है। इस तरीके से, तो यहाँ पर सेंटर से, ये सेंटर है हमारा, उस सर्कम सर्कल का किसी भी एक कॉर्नर से जो डिस्टेंस होगा यही हमारा रेडियस की तरह बिहेव करेगा। अब अगर लेंथ हमारा l है तो क्या ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो? दिस विल एक्ट एज एन r। r क्या होगा? L/√3। तो ये चीजें हमने बहुत पहले मैथ्स जब सिखा रहे थे आपको तो ये सब रटवाई थी। अगर तुम जाके दोबारा देखोगे, मैं क्यों कहता हूँ बार बार बेसिक मैथमेटिक्स के कारण, वेरी गुड, बेसिक मैथमेटिक्स के कारण ही तुम्हारा स्पीड कम रहता है। बेसिक मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हुई हैं उसको बीच बीच में दोबारा देखने की जरूरत है। ये सब रिजल्ट अब हम लोग को बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। ये होता है L/√3। इसको भी प्रूफ करने के 2-3 तरीके हमने बताया था। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू नाउ, अब इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ये तुम लोग एक बार चेक करोगे, यू कैन इजीली फाइंड इट कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर से किसी भी कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है वो साइड लेंथ डिवाइडेड बाय √3 होता है। अब ये चीज अगर हमको नहीं पता
देखो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन करने में मान लो बच्चे को इतना भी समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आ गया कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन अब जब वो करने जा रहा है उसको ये रेडियस ही नहीं दिमाग में आ रहा, और वो इतना मैथ में साउंड नहीं है कि वो इसको कैलकुलेट कर सके तुरंत। तो जब हम मैथ में साउंड नहीं है तो हमको रिजल्ट याद होने पड़ेंगे, और जो कॉमन रिजल्ट है जो बार बार यूज होते हैं वो तो याद करने ही पड़ेंगे। इसीलिए मेडिकल के बच्चों को बहुत सारे रिजल्ट याद करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको डराइव नहीं किया जा सकता, या तो वो टाइम ज्यादा लेगा, और दूसरा कि हमारा मैथ में हम उतने साउंड नहीं है। तो रिजल्ट्स जो बार बार सामने आते हैं, सामने से गुजरते हैं, उनको याद करो, तुम्हारा टाइम भी सेव होगा और पेन भी नहीं रुकेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ये एक बेसिक ट्रिक है जो हर बायो के बच्चे को अब तक समझ में आना चाहिए। एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड बट यू आर नॉट सपोज टू प्रूव व्हेनेवर इट कम्स। जब भी आए तो तुम उसको प्रूव करने बैठ जाओ, ये सही तरीका नहीं है, रिमेंबर इट। तो ये L/√3 है। सिमिलरली स्क्वायर वाला जो डायग्राम है उसके लिए भी अगर मैं बात करूं, अगर मान लो ये स्क्वायर है, इसके लिए चूंकि काफी सिंपल है, ये हमारा सेंटर होगा और ये हमारा वो सर्कुलर पाथ होगा, तो इसके लिए रेडियस डिसाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हाफ ऑफ द डायगोनल होता है, तो ये डिस्टेंस ये हमारा हो जाएगा, अगर साइड लेंथ a है तो a/√2, तो यहाँ पर r हो जाएगा a/√2। इवन हेक्सागन में भी काफी सिंपल हो जाता है। ये हेक्सागन में सेंटर से जो डिस्टेंस है वो साइड लेंथ के ही बराबर हो जाता है। ये हमारा सेंटर है तो ये डिस्टेंस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो ये डिस्टेंस a के बराबर ही हो जाता है। तो रेडियस हमको पता होना चाहिए। अब ये तीनों क्वेश्चन इन तीनों डायग्राम के लिए पूछे जा सकते हैं, और हमने तो अभी पहले तुम लोग को नेट फोर्स निकलवाया है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि नेट फोर्स निकालिए एंड ऑल, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और अदर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आया था, जैसे फर्स्ट केस की मैं बात करूं, तो ये कल हमने डिराइव किया था, इसका रिजल्ट एक बार अब चेक कर लो। ये आया था हमारा √3 टाइम्स एफ, मतलब √3 टाइम्स G m²/L², ये हमारा नेट फोर्स आया था। तो इसको हमको इक्वेट करना पड़ेगा यहाँ पर √3 G m²/L², ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसको या तो हम mv²/r, r मतलब L/√3, इससे इक्वेट करेंगे तो इसे v आ जाएगा, या फिर m⍵²r L/√3, इससे इक्वेट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तुम v निकाल लो और ओमेगा को v/r कर दो तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक साथ दोनों लिखने का भी कोई पॉइंट नहीं है, बट यू कैन राइट दिस नाउ। इफ यू सॉल्व दिस टू, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो भी आएगा, सॉल्व कीजिए। तो ये एक m का टर्म तो जाएगा, ये √3 ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और √3 इधर भी है, वो भी हट जाएगा, और ये बचेगा सिर्फ Gm, एक l भी कैंसिल आउट होता दिख रहा है, तो Gm/L इज इक्वल टू v², और यहाँ से v इज इक्वल टू √Gm/L। अगर सिर्फ अब तुम चाहो तो इन दोनों को भी सॉल्व करके ओमेगा निकाल सकते हो, या फिर सीधे ओमेगा इज इक्वल टू v/r, और r हमारा है L/√3, तो यहाँ पर v का वैल्यू है Gm/L होल डिवाइड बाई L/√3। ये अगर डालते हैं तो ये √3 ऊपर जाएगा और इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन हो जाएगा, √3/L, और ये हो जाएगा √Gm। मैं जानबूझ के थोड़ा सा अलग अलग करके लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। अब इन सबको एक साथ ले लो, सबको रूट के अंदर डाल दो, तो ये हो जाएगा 3Gm/L3। ये L रूट के अंदर आके L², L मल्टीप्लाई होगा L3। तो डायरेक्टली इस तरह से हम लिख सकते हैं ओमेगा। नहीं तो डायरेक्टली तुम इन दोनों को सॉल्व कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा, और डायरेक्टली वहां से और सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी ये दोनों हमारी आ गई।
अब तीसरा बात है कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो टाइम पीरियड भी निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। टाइम पीरियड को या तो तुम 2πr अपॉन v, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल जाएगा, तुम सीधे 2π/ω कर दो। 2π/ω मतलब जो भी हमारा ओमेगा आया है उसको उस 2π को उससे डिवाइड कर दो, और क्या। सो 2π डिवाइड बाई √3gm अपॉन L³ एंड इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कुछ इस तरीके से 3gm और ये हो जाएगा L³ रूट है तो 3/2 कर सकते हो, यानी कि t इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाई √3gm L⁻³ 3/2, या तो ऐसे लिखना है, कोई बुराई नहीं है, या स्क्वायर कर दो अगर इसको, तो देखोगे ये जो केपलर्स लॉ का स्टेटमेंट था उसके साथ थोड़ा मैच कर जाएगा, यानी t² प्रोपोर्शनल टू r³ और L³ यहाँ पर ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाएगा। और अगर r³ वाली बात करनी है तो 3 को बाहर लो और यहाँ पर L√3, नहीं वो नहीं हो पाएगा, मतलब रेडियस का स्क्वायर एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, कांस्टेंट और डालना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी तो रेडियस के लिए भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टाइम पीरियड, अब ये जितना टाइम पीरियड यहाँ पर छोटा दिख रहा है फर्स्ट टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए अगर जाओगे ना तो वहां पर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का ही एक्सप्रेशन वहां बड़ा था। यहाँ पर जो फोर्स का एक्सप्रेशन था √3gm²/L², दूसरे स्क्वायर के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है। हेक्सागन के लिए भी देख रहे हो, आज हमने कैलकुलेट किया तो कितना बड़ा एक्सप्रेशन आया। नाउ इफ यू इक्वेट दिस वैल्यू टू mv²/r या m⍵²r तो एक्सप्रेशन तो बड़े हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट हमारा ना ट्रायंगल के लिए अलग है, ना स्क्वायर के लिए अलग है, ना हेक्सागन के लिए अलग है। तो टर्म्स बड़े होंगे तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको टाइम पीरियड निकालना है, हमको स्पीड निकालनी है, हमको ओमेगा निकालना है, तो हमको उसमें भी सेम ही काम करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है ये? जैसे मैं स्क्वायर के लिए तुम लोग को यहाँ पर, हेक्सागन के लिए भी रहने दो, हेक्सागन के लिए भी तुम लोग कर लो, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर मैं स्क्वायर के लिए एक बार तुम लोग को एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो स्क्वायर के लिए हमारा फोर्स कितना आया था? तो एक स्क्वायर के लिए फोर्स आया था gm² अपॉन a², और ये आया था √2 + 1/2, ये फोर्स का एक्सप्रेशन था। अब इसको तुम mv² अपॉन r की जगह a/√2 इसके साथ पुट कर दोगे तो v आ जाएगा। इसको m⍵² r a/√2 इसके साथ इक्वेट कर दोगे तो ओमेगा आ जाएगा। अब ये जो टर्म है ना, ये सिंप्लीफाई एट मैक्स ये हो सकता है कि तुम इस 2 को एलसीएम लेके यहाँ पर 2 कर दो, 2 को बाहर निकालो, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो टर्म थोड़े बड़े होंगे, ओमेगा का भी टर्म थोड़ा बड़ा दिखेगा, वी का भी टर्म थोड़ा बड़ा दिखेगा, 2π/ω करेंगे तो भी टर्म थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो उससे अपने को घबराना नहीं है, हमको जो कॉन्सेप्ट है वही यूज करना है। पहले नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। अगर हमको नेट फोर्स के एक्सप्रेशंस याद हो जाते हैं तो हमारा काम कम होगा। लेकिन जनरली अब कितने के लिए याद करेंगे? तो मैं तुम लोग को रिकमेंड करता हूं कि ट्रायंगल में बहुत सिंपल होता है। तुम देखो अगर ध्यान से, अगर दोबारा इस क्वेश्चन को देखोगे तो √3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्स 60 डिग्री का केस, ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्वायर के लिए भी तुम चाहो तो एक बार ध्यान में रख सकते हो। हेक्सागन रहने दो, हेक्सागन का क्वेश्चन शायद तुम लोग से ना पूछा जाए, ट्रायंगल और स्क्वायर ये पूछे जाते हैं, तो यू कैन इजीली सॉल्व, और नहीं तो कैलकुलेट कर लो, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाले जो क्वेश्चंस हैं
उनको हम इसी तरह अटेम्प्ट करते हैं। और इसमें एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का। अभी तक हमने 3, 4 ऐसा, 2 मार्क्स के केस में क्या होगा? तो उसको बोलते हैं डबल स्टार सिस्टम। डबल स्टार सिस्टम के बारे में सुने हो, जानते हो क्या होता है? डबल स्टार सिस्टम और इसके रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमने एक मैथमेटिशियन से, क्या नाम है उनका, देखो भूल रहे हैं, हमने सुना था। जैसे हम लोग मानते हैं कि जो टेलीस्कोप है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, इनके बीच का सेपरेशन आर है। तो गैलीलियो के बाद ही हम लोग जो भी आसमान में जो भी तारे हैं या जो भी प्लैनेट्स हैं उनको हम देख पाए, ऐसा वेस्टर्न जो भी साइंस है या फिर हिस्ट्री है उसमें ऐसा मानते हैं। तो एक मैथमेटिशियन है, उनका नाम देखो अभी दिमाग में नहीं आ रहा, फेमस मैथमेटिशियन है इंडिया के। उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए कि हमारा जो एंशियंट मैथ्स था वो, और या फिर जो एंशियंट लोग थे वो टेलीस्कोप से पहले भी ऑलरेडी चीजों को देख सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इट्स नॉट लाइक कि एक सिंगल एग्जाम्पल, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। मैं डबल स्टार सिस्टम के बारे में, चूंकि एक बात मेरे को ध्यान में है इसलिए मैं तुम लोग को बताता हूँ कि साउथ इंडियन वेडिंग में एक रिचुअल होता है कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को एक तारा दिखाया जाता है। मतलब शादी के बाद दे आर सपोज टू सी, लाइक उनका एक ट्रेडिशन है। और वो एक तारा जो होता है वो एक्चुअल सिंगल तारा नहीं होता, वो एक डबल स्टार सिस्टम होता है। तो डबल स्टार सिस्टम क्या होता है, आपस में ये बंधे होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रहे होते हैं, ये कभी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते। तो दिस काइंड ऑफ रिचुअल इज देयर, और ये हजारों 2000 साल से ये रिचुअल चलता आ रहा है। अब अगर टेलीस्कोप जो कि गैलीलियो का डिस्कवरी है 1400 के आसपास का, अगर उस समय ही बना और उसके पहले लोगों ने कोई भी चीज देखी नहीं थी, तो फिर ये रिचुअल कैसे बन गया? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो डबल स्टार सिस्टम होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर 3 मास का, 4 मास का, 6 मास का सिस्टम बनाया है, वैसे ये 2 मास का सिस्टम है, वेरी सिंपल। और ये दोनों सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये कुछ ऐसे मूव करेंगे। लेकिन ये है कि दोनों मास अगर अलग अलग है, जनरली हम लोग दोनों का मास अलग अलग लेंगे, इक्वल हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आ जाएगा, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों का मास अलग अलग हुआ तो दोनों अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव करेंगे। दे आर गोइंग टू मूव एट डिफरेंट सर्कुलर पाथ। m1 का जो सर्कुलर पाथ होगा और उसका जो रेडियस होगा, और m2 का जो सर्कुलर पाथ होगा उसका जो रेडियस होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे। तो डबल स्टार सिस्टम को अगर डिफाइन करना हो तो आप सिंपल इस तरीके से लिख सकते हो कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टार्स। Combination of 2 stars which moves in a circular path about their center of mass due to mutual force of interaction, mutual force of attraction,
इन जनरल दोनों का रेडियस अलग अलग होता है. In general, radius of their circular path will be different. हाँ, ये है कि अगर तुम दोनों का मास सेम कर दो तब बिल्कुल सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आ जाएगा, दोनों का रेडियस बराबर हो जाएगा. लेकिन अगर मास, क्योंकि जनरल केस ले रहे हैं तो दोनों का मास अलग अलग होगा, तो दोनों का रेडियस सेम नहीं होगा. m1 जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिसका रेडियस है r1, और m2 जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिसका रेडियस होगा r2. और ये r1 और r2 सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंसेस हैं. तो इफ यू रिमेम्बर, सेंटर ऑफ मास अभी कुछ ही दिन पहले हमने सिखाया था कि अगर ये मास m1 है, ये मास अगर m2 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है अगर ये r है, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहीं बीच में होगा. और ये डिस्टेंस अगर r1 है और ये डिस्टेंस अगर r2 है, तो r1 by r2 इज इक्वल टू m2 by m1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और r1 प्लस r2 हमारा r के बराबर होता है. इन दोनों को क्लब करके वी कैन इजीली फाइंड r1 विच इज m2 into r डिवाइड बाई m1 प्लस m2. और ये r2 इज इक्वल टू m1 into r डिवाइड बाई m1 प्लस m2. तो रेडियस क्या होगा ये बहुत बड़ी बात नहीं है निकालना, ये हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. एक इंटरेस्टिंग बात आपसे पूछता हूं, क्या ये दोनों स्टार्स के स्पीड सेम होंगे या फिर अलग अलग होंगे? व्हाट वी कैन से अबाउट द स्पीड, लीनियर स्पीड सेम होगा या अलग अलग होगा? कौन बताएगा? हाँ बताइए. अलग अलग होंगे. क्यों? सर वो दोनों अलग अलग सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका रेडियस अलग है. तो जिसका रेडियस कम है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा. बहुत अच्छी बात है. देखो, आप बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से इस बात को भी बोल सकते हो कि सर एक का जो सर्कुलर पाथ है वो छोटा है, एक का सर्कुलर पाथ बड़ा है, और दोनों सेम टाइम में ही सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे. एक इंटरेस्टिंग बात यह है. क्यों? एक तो है कि मैथमेटिकली इस बात को प्रूफ कर दिया जाए, जो कि भी मैं करूंगा. दूसरा जो पॉइंट है वो ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो डबल स्टार सिस्टम होता है एक तरीके से ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है. इसके ऊपर कोई तीसरा मास का फोर्स नहीं है, मतलब इसकी विसिनिटी में कोई स्टार नहीं है. मतलब स्पेस में आसपास की विसिनिटी के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो ये दोनों मास ही एक सिस्टम है, इसके अलावा कोई और मास नहीं है. तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास को मूव करना नहीं पड़ेगा. सेंटर ऑफ मास एज इट इज यही पड़ा रहेगा. अब हम जब ये बोल रहे हैं कि ये जो मास है, ये जो m1 है, अगर ये मूव करता हुआ कहीं यहां पर आएगा, लेट्स से यही m1 यहां पर आ गया, तो m2 को भी मूव करता हुआ यहां पर आना पड़ेगा. मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर एक तरीके से ये दोनों हमेशा सेम लाइन में ही रहने पड़ेंगे. अगर तुम सोचो m1 यहां से उठ के यहां आया और m2 अभी वहां तक नहीं पहुंचा, यहीं तक पहुंचा, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए, वो शिफ्ट हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल बात है. यानी कि जितना एंगल से m1 रोटेट करेगा उतने ही एंगल से m2 को भी रोटेट करना पड़ेगा. यानी कि दोनों मासेस की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, और दोनों मासेस की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो उसका टाइम पीरियड सेम हो जाएगा. लेकिन लीनियर स्पीड सेम नहीं होगी, क्योंकि एक छोटे सर्कल में मूव कर रहा है उतने ही टाइम में, एक बड़े सर्कल में मूव कर रहा है उतने ही टाइम में. तो ऑब्वियस सी बात है लीनियर स्पीड कैसे सेम हो सकती है. तो 2-3 पॉइंट्स आप यहां पर हमें
हमेशा के लिए इसको जनरल स्टेटमेंट की तरह याद रख सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी, पहला पॉइंट हमने जो बताया कि एंगुलर वेलोसिटी, पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and angular velocity of both the stars must be same about center of mass. ये जरूरी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और जैसे ही तुमने ये एक बात लिखी, एंगुलर वेलोसिटी को सेम किया, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम लोग फॉर्म करेंगे कि टाइम पीरियड विल बी सेम फॉर बोथ द मासेस। टाइम पीरियड will be same for both the stars. और तीसरा और जो लास्ट है, लीनियर स्पीड ऑफ बोथ द स्टार विल बी डिफरेंट इन जनरल। लीनियर स्पीड ऑफ बोथ द स्टार्स will be different in general. तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमको डबल स्टार सिस्टम में एक लॉजिक बनाने में, एक बेसिक समझने में हेल्प करेंगे। बाकी काम तो वही है जो यहाँ पर हमने किया था। क्या किया था? नेट फोर्स निकाल के mv²/r से इक्वेट किया या m⍵²r से इक्वेट किया। चूंकि वेलोसिटी अलग अलग है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि नेट फोर्स निकाल के हम m⍵²r यूज करें, mv² यूज ना करें। क्योंकि mv² यूज करेंगे तो फिर हमको v1 भी निकालना पड़ेगा, फिर v2 भी निकालना पड़ेगा। और 2 मास के लिए फोर्स निकालना तो सबसे सिंपल है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, ये घूम के कहीं भी जाए, इनके बीच का सेपरेशन तो चेंज होगा नहीं। मान लो ये ऐसा घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, दोनों का सेंस भी सेम होता है। ओमेगा सेम बोलने का मतलब है सेंस भी सेम हो गया। अगर ये यहाँ पर भी है तभी तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन वही है जो पहले था। इसलिए सेपरेशन अगर हमने r लिया है और मासेस m1 और m2 लिया है, तो फोर्सेस के जो एक्सप्रेशंस बनेंगे दोनों के ऊपर, दैट इज वेरी सिंपल, F = G(m1 m2) upon r²। And that can be written as, अगर हम किसी का भी एंगुलर वेलोसिटी निकालें, जैसे m1 का निकालिए, m2 का निकालें, तो तुम क्या लिख सकते हो? m1 ω² r1 या फिर m2 ω² r2। तुम कोई भी एक एक्सप्रेशन लेके ओमेगा के लिए सॉल्व करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। r1 और r2 हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वी हैव टू टेक दैट वैल्यू इन काउंट। मैं एक को लेके सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक साथ ले रहा हूँ। तो यू कैन राइट G(m1 m2) upon r² and that is equals to m1 ω² r1। मैंने अभी वैल्यू नहीं पुट किया, अब पुट करेंगे। तो यहाँ पर G(m2 upon r² and that is equals to ω², r1 का वैल्यू है, सॉरी r1 का वैल्यू, हाँ, m2r divided by m1 plus m2। तो m2 will get cancelled और इसके बाद r को इधर लेके आओगे तो यह आ जाएगा ω² is equals to G(m1 plus m2) by r³। और फाइनल एक्सप्रेशन ओमेगा का we can write √ this entire thing, G(m1 plus m2) डिवाइड बाई r³। ये हो गया ओमेगा का वैल्यू। तुम अगर इन दोनों को भी साथ लेके अगर काम करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। ओमेगा का अलग रिजल्ट नहीं आएगा, यही रिजल्ट आएगा।
तो एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई अपने को। टाइम पीरियड कैसे निकालना होता है, तो टाइम पीरियड निकालना तो बहुत आसान है, एक बार ओमेगा निकल गया तो दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो सिंपली 2 पाई ऐड करोगे तो ये हमारा अंडर रूट ओवर जी m1 प्लस m2 ऐसा कुछ आएगा, और ये हमारा हो जाएगा r टू द पावर 3/2, पावर हाफ हमने ले लिया रूट के बदले, सो ये डिवाइडेड हो गया। बताइए। सर अगर एक ही एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है दूसरे से तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, तो उससे मतलब फर्क क्यों पड़ेगा? मतलब सर्कुलर पाथ तो अलग होगा पर वो सिस्टम तो रहेगा नहीं। नहीं, तो सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं करना है ना। देखो, सेंटर ऑफ मास म्यूचुअली जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है इनके आपस के फोर्सेस के कारण तो मूव नहीं करता। कोई एक्सटर्नल फोर्स हो तब सेंटर ऑफ मास मूव करे। सेंटर ऑफ मास जो भी है, जहां पर भी है, किसी भी एक इंस्टेंस पर जो भी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है, दैट शुड नॉट चेंज फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम इफ वी आर सेइंग देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को सेम नहीं लेंगे तो हमारा ये जो पाथ होगा वो भी सर्कुलर नहीं रह पाएगा, सेंटर ऑफ मास चेंज होता जाएगा। तो तुम सोच रहे हो कॉम्प्लेक्स पाथ हो जाएगा इसका, तब वो सर्कुलर नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास चेंज होने का मतलब कि डिस्टेंसेस भी इंडिविजुअल मासेस से चेंज होने की बात कर रहे हैं हम लोग। और पहली बात तो यही है कि सेंटर ऑफ मास अपने जगह से हटेगा ही क्यों? उसको हटने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है जो कि है नहीं। तो सेंटर ऑफ मास एक तरीके से पिलर की तरह काम करेगा, एक तरीके से हिंज की तरह काम करेगा, वो उसके अबाउट मास रोटेट करेंगे। सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू मूव। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्यों थोड़ा फर्क आता है? क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में सारे मास सेम है, सबकी स्पीड सेम है, सबका टाइम पीरियड ओमेगा सब कुछ सेम था। तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली बच्चों को आसान लगता है। और जैसे ये डबल स्टार सिस्टम हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये चीजें थोड़ी मुश्किल जाती है, जबकि मुश्किल का कोई बात है नहीं। इफ यू सी इट इज एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट, बस एक जगह जाके फर्क गिर रहा है, वो है अलग अलग रेडियस। तो मासेस अलग अलग हुए इसलिए रेडियस अलग अलग है। अगर तुम इसको भी सेम कर दो, जैसे हमने सारे मासेस को सेम लिया था, m1 m2 को जैसे ही तुम सेम करोगे तो रेडियस r1 r2 भी सेम हो जाएंगे r/2, और ये पूरा एक्सप्रेशन और सिंपल हो जाएगा। लेकिन वो जनरल केस नहीं होगा डबल स्टार सिस्टम का। जनरल केस जो हमने डिस्कस किया यही है। और यहां पर m1 और m2 जैसे ही तुम इसको बराबर करोगे तो जो टाइम पीरियड आएगा वो एक पर्टिकुलर केस के लिए आ जाएगा। उसके लिए तो अपने को इतना सारा काम भी नहीं करना। जब हमको रेडियस पता चल गया है, सर्कुलर पाथ का फोर्स पता चल गया, तो डायरेक्टली वहीं से आंसर आ जाता। तो ये सब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हमने देखा है, कोई हमने डिफरेंट क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं ली है, ये सारे सेम वैरायटी है। डबल स्टार सिस्टम एक्चुअली बहुत बार एंड में, ग्रेविटेशन के एंड में बताते हैं लोगों को, जबकि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है। अगर हम ये 3 मास के लिए कर रहे हैं, 4 मास के लिए कर रहे हैं, 6 मास के लिए कर रहे हैं, तो 2 मास के लिए करने में क्या दिक्कत है? रेडियस हमको निकालने आता है, सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा ये हमको पता है, तो बस उसके साथ इक्वेट करना है। m ओमेगा स्क्वायर जानबूझ के लिए गया। अगर कोई कहता है कि सर हमको लीनियर स्पीड भी निकालनी है तो निकाल लो। लीनियर स्पीड जैसे v1 क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू r1, v2 ओमेगा इंटू r2। r1 r2 के एक्सप्रेशन हमारे पास है, ओमेगा आ चुका है, मल्टीप्लाई करके निकाल लो। लेकिन याद रखना कि डबल स्टार सिस्टम में लीनियर स्पीड से ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी का महत्व है, क्योंकि यही दोनों के लिए सेम होता है। इसलिए हम ओमेगा पर ही अपना फोकस रखेंगे। अगर वेलोसिटी आ गया तो ठीक है, हम r1 r2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। मल्टीपल मास के साथ कैसे डील करना है ये समझ आया होगा, और सर्कुलर मोशन के अगर क्वेश्चंस आ गए तो उसको कैसे करना है ये पार्ट क्लियर है। एनीवन हैव एनी लॉजिकल डाउट्स तो वो आप अभी डिस्कस कर लो।
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिससे ये नीट में बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी तुमको वैसे क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे, और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके क्वेश्चंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले क्या है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की है जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स की तरह। लेकिन चूंकि अब हम चीजों को थोड़ा ब्रॉड तरीके से देख रहे हैं, तो एक बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसको हम बोलते हैं स्मॉल जी, इसका नोटेशन है स्मॉल जी, और ये एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, दिस इज द अर्थ, और इस पर कहीं पर भी एक मास अगर हमने लिया, सपोज एक मास यहां लिया या फिर एक मास यहां लिया, एक मास यहां लिया, तो ये जो भी मास हम लोग लेते हैं जनरली उसका जो डायमेंशन होता है इसके रेडियस से बहुत छोटा होता है। अर्थ का जो मास है और अर्थ का जो रेडियस है, जैसे मान लो ये हमारा सेंटर हुआ, ये रेडियस है एंड लेट्स से दिस इज कैपिटल एम। तो कैपिटल एम अर्थ का जो होता है वो 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस जो है वो होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, यानी 6400 किलोमीटर। तो इतना बड़ा रेडियस के सामने कोई भी मास अगर वो पॉइंट मास नहीं हो तब भी वो पॉइंट मास के जैसा ही बिहेव करेगा। जैसे मान लो हम लोग का शेप स्फेरिकल नहीं है, लेकिन हम लोग भी पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करेंगे। अब मास कहीं पर भी हो, इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो टुवर्ड द सेंटर लगेंगे। जैसे यहाँ पर लगेगा ऐसा, यहाँ पर लगेगा ऐसा, यहाँ पर लगेगा ऐसा। दिस इज द हाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दैट मास इज गोइंग टू एक्ट। अगर कोई मास हम यहाँ पर भी बनाते हैं, सपोज मान लो कोई मास यहाँ पर बनता है, तो इसके ऊपर भी जो फोर्स हम दिखाएंगे वो टुवर्ड द सेंटर दिखाएंगे। हमेशा याद रखना कि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही लगता है। फोर्स कभी भी किसी वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा नहीं होता। वर्टिकली डाउनवर्ड यही डाउनवर्ड डायरेक्शन है। कायदे से वर्टिकली डाउनवर्ड हर पॉइंट पर जो हमने डायरेक्शन दिखाया यही डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड का। यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड यही होगा। तो अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड ही बोलते हैं तो दैट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन ये वर्टिकल डाउनवर्ड का डायरेक्शन है। और कितना फोर्स लगेगा ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन सेपरेशन इनके बीच का सेंटर से लेते हैं। स्फेरिकल बॉडी के लिए सेंटर टू सेंटर लेना होता है, तो Gmm/r²। अगर ये जो मास है इसको थोड़ा ऊपर करके अगर रिलीज किया जाए, अगर थोड़ा सा ऊपर ले जाके सरफेस ऑफ अर्थ से इसको छोड़ते हैं, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा उसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज कैन बी रिटन एज F/m व्हिच इज कॉल्ड G, और ये आ जाएगा G कैपिटल M/r²। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में G को दिखाना चाहते हैं तो Gm/r² विल एक्ट एज अ मैग्नीट्यूड, और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा, और जब जरूरत पड़ेगी इसको हम निकालेंगे जैसा जैसा हमने डायरेक्शन दिखाया है। याद रखना कि G एक वैल्यू जरूर है, लेकिन एक एक्सेलरेशन है, इसलिए इसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व है, और डायरेक्शन हमने डायग्राम में दिखाया है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्शन से नहीं पूछे जाते, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वैल्यूज से पूछे जाते हैं।
तो जी का वैल्यू क्या है, gm/r²। वी शुड रिमेंबर दिस। अब अर्थ के सरफेस पर ये हमारा gm/r² है। मून के सरफेस पर जाएंगे तो ये m जो है वो मून का मास हो जाएगा। अगर हम किसी और प्लेनेट के सरफेस पर जाएंगे तो उसका मास हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम किसी और प्लेनेट पर जाते हैं, जैसे मून का जो मास है वो अर्थ के मास का, या जो अर्थ के मास का और उसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का कुछ हमारा फर्क होता है। मेरे को एग्जैक्टली अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो अगर मून के सरफेस पर जाएं और स्मॉल जी को कैलकुलेट करें तो वो हमारा जो अर्थ का जी है उससे 1/6 आता है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा रिलेशन कि मास कैसे कितने से कम होता है, शायद 1/7, और आर जो है देखो एट द सरफेस ऑफ मून। लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन बात है, एट द सरफेस ऑफ मून acceleration due to gravity of moon, वहां अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वहां मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है is g/6। इसलिए वहां पर वेटलेसनेस फील होता है थोड़ा, मतलब हमारा वेट जो है वो कम हो जाता है। हम लोग अगर जंप लेंगे तो ज्यादा ऊंचा जंप ले लेंगे, तो कोई भी चीज को ड्रॉप करेंगे तो वो ज्यादा टाइम लेगा नीचे आने में, ये सारी चीजें। और जंप करना काफी आसान होगा। जैसे अभी हम लोग ऑन द स्पॉट जंप करते हैं तो हम लोग बहुत ऊंचा नहीं जंप कर सकते, लेकिन मून के सरफेस पर अगर हम सेम तरीके से ऑन द स्पॉट जंप करते हैं तो हम लोग काफी जंप अच्छा खासा कर जाएंगे, क्योंकि वहां ग्रेविटी का फोर्स कम हो गया है और पुश हमने उतना ही दे रहे हैं। तो ऊपर भी हम जाएंगे और नीचे भी आने में टाइम लगेगा, विल जंप हायर। तो एक तो फॉर्मूला है जी का gm/r², लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है उसमें डेंसिटी की बात आ जाती है। जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मान लो कि एक प्लैनेट पर हम गए और उसका डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी के बराबर है और रेडियस अर्थ का आधा है, समथिंग लाइक दिस। एक तो है कि वो जो प्लैनेट है उसका मास अर्थ के मास से हाफ है, उसका रेडियस अर्थ के मास का डबल है। जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूं, तुम देखो, और फिर उसी में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। ऑन अ प्लैनेट whose mass is half of that of Earth and radius is 1/3 of the Earth. Find the value of g, or value of acceleration due to gravity, on that planet in terms of g। जी क्या है? जी हमारा अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है। तो सिंपली वी नो कि जी जो होता है वो होता है जी कैपिटल M/r²। ये हमारा अर्थ सरफेस पर जी का वैल्यू है। अब जब हम दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं तो वहां पर का जी क्या होगा, उसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। तो प्लेनेट हुज मास इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ, तो इस फॉर्मूले में m की जगह आ जाएगा m/2 डिवाइड बाई रेडियस 1/3 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, तो रेडियस की जगह आ जाएगा 1/3 r/3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा gm अपॉन ये 2 का टर्म एज इट इज रहेगा r², और ये 3 का स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा। मतलब यू कैन सिंपली राइट 9/2 और gm/r² की जगह डाल दो जी।
यानी कि जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आएगा जी डैश तो हो जाएगा 9/2 इंटू जी। तो उस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 4.5 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ के बराबर होगा। एक सिंपल क्वेश्चन है, इस पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज करें, इस क्वेश्चन को जैसे हमने मास के बारे में कमेंट किया, मास के बारे में कमेंट ना करें, रेडियस को 1/3 रहने दें और बोले डेंसिटी ऑफ बोथ द प्लैनेट्स आर सेम, लाइक find acceleration due to gravity on a planet half of size of Earth having same density. हाफ साइज ऑफ अर्थ मतलब रेडियस हाफ है, बेसिकली ये मीन कर रहे हैं हम। हाफ साइज का मतलब रेडियस हाफ। अब ये क्वेश्चन में अगर तुम gm/r² यूज करते हो तो फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी सेम बोला गया है और दूसरे वाले प्लेनेट का मास हमको एक्सप्लिसिटली निकालना पड़ेगा डेंसिटी को सेम रखते हुए। तो जब भी डेंसिटी का टर्म हमारा सेम किया जाए तो हमारा जो जी का फॉर्मूला है जो हमने निकाला था gm/r², इसको डेंसिटी के टर्म्स में चेंज करना बनता है। कैसे? तो मास जो है, डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इफ यू सी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी। तो मास निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर अर्थ की डेंसिटी को मैं रो से डिनोट करूं तो कैपिटल M कैन बी रिटन एज रो इंटू 4/3 पाई r³, ये लिखना पड़ेगा। और अगर इस मास को हम डायरेक्टली यहां यूज कर लें, देखो तो ये हो जाएगा gm की जगह 4/3 पाई r³ इंटू रो अपॉन r²। तो ये r² से ये r टाइम्स में जाएगा, मतलब जो g का एक्सप्रेशन हम अब लिखेंगे वो हो जाएगा 4/3 पाई g रो r। यू कैन सी g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब यहां पर डेंसिटी को अगर सेम रख के बात की जाएगी तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तो यानी कि अगर हाफ साइज मतलब रेडियस अगर हाफ हो गया तो g का वैल्यू डायरेक्टली हाफ हो जाएगा। जबकि अगर तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² समझ के सॉल्व करोगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा g का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाना चाहिए था, जबकि कायदे से इस क्वेश्चन में हमारा ये रिजल्ट की जगह ये रिजल्ट यूज होगा। तो 10 क्वेश्चन अगर मास और रेडियस को चेंज करके पूछे जाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है इसमें सिर्फ रेडियस का चेंज बताए और डेंसिटी सेम कर दे। तो उस केस में जी का जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला हमको ध्यान में होना चाहिए। ऐसा भी करके एक फॉर्मूला बन सकता है जिससे हम डेंसिटी के टर्म्स में जी को लिखें। और एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम किसी और प्लेनेट पर जाते हैं, मून पर जाते हैं, तो वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। बहुत बार हम लोग मास और वेट को एक ही तरीके से देखने लगते हैं और क्वेश्चन आता है और हमको पता है कि 1/6 होता है, 1/6 होता है, तो तुरंत मास भी पूछा तो भी 1/6 कर देते हैं। तो याद रखना कि मास पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। हम बॉडी को कहीं भी लेके जाएं, अगर वो 5 kg का अगर मास है, उसका 5 kg है, तो वो 5 kg पूरे स्पेस में कहीं भी लेके जाएंगे तो 5 kg ही होगा।
मास का जो वेरिएशन है वो बिकॉज ऑफ स्पीड हो सकता है, जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम लोग देखते हैं। अदरवाइज मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। वेट चेंज हो सकता है, स्पेस में वेटलेसनेस मतलब 0 वेट हो जाएगा, मून पर 1/6 हो जाएगा, किसी और प्लेनेट पर ट्वाइस वेट हो जाएगा, और वेट चेंज होता है। हमने लिफ्ट के केस में भी ये सारी चीजें देखी हैं, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता। और क्वेश्चन जब आए तो जरूर एक बार इस चीज पर गौर करना कि मास है या वेट है। तो ये हमारा जी का वैल्यू अलग अलग प्लेनेट पर कैसे निकालना है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने आपको बताया। अर्थ के सरफेस पर भी जी का वेरिएशन अलग अलग फैक्टर्स के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी जो है वो कहीं से भी लिया जाए। जैसे इफ यू रिमेंबर मोशन अंडर ग्रेविटी में, हाँ, ये जो वैल्यू आता कितना है, मतलब अर्थ के सरफेस पर ये वैल्यू कितना आएगा। तो जैसे मैंने मास तुमको दिया है 6 × 10⁻²4, रेडियस दिया 6.4 × 10⁻6। इफ यू पुट दिस वैल्यूज तो यही वैल्यू आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन पर्पज से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, लेकिन ये आता 9.8 है। तो ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ये अर्थ के सरफेस पर आ रहा है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर भी, जैसे अर्थ के सरफेस से बहुत दूर चले जाए, अर्थ के सरफेस से भीतर चले जाए, पोल पर चले जाए, इक्वेटर पर चले जाए, तो इसमें ये वेरी करता है, वेरिएशन आता है इसमें। क्यों आता है वो एक्सप्रेशन से ही साफ साफ समझ में हमको आ जाएगा। तो आज हम लोग वेरिएशन ऑफ जी डिस्कस नहीं कर रहे, आज हम लोग सिर्फ जी के बारे में बात कर रहे हैं, जी कैसे कैलकुलेट करते हैं और अलग अलग प्लैनेट्स पर जी कैसे कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट डे मतलब कल ही, संडे मंडे ट्यूसडे, आप लोग का शेड्यूल जैसे हमने अपडेट किया था वही रहने वाला है। इस वीक में थोड़ा मेरे से मिस्टेक हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आज भी बच्चे कम आए हैं, और उस दिन बहुत सारे बच्चे शायद ज्वाइन किए थे, मीटिंग ऑन नहीं हुई थी, तो वो एक मिस्टेक था। आप लोग को जो शेड्यूल हमने अपडेट किया है वही शेड्यूल चलता रहेगा जब तक कि कोई नेक्स्ट अपडेट हम नहीं करते। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हमने इसलिए ऑफ रखा है क्योंकि उस दिन डाउट के लिए अपन टाइम निकाल लेंगे, और फिर थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे आपका ऑफ रहने वाला है। इस सैटरडे को क्लास हुई बिकॉज थर्सडे के बदले ये क्लास थी। अभी हम लोग 5 डेज अभी क्लास पर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट डे टुमारो we are going to discuss acceleration, variation of acceleration due to gravity, and this is very very important. Variation in acceleration due to gravity. और इसमें टोटली 4 फैक्टर्स है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में तुम लोग को आइडिया दे दूं। एक होता है ड्यू टू शेप, ऑफ अर्थ अपना परफेक्ट स्फीयर नहीं होता। दूसरा होता है एट अ हाइट h above earth surface, दूसरा एट अ डेप्थ d from earth surface, और लास्ट है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इन चारों पर क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। पहला वाला तो सिंपल है, इन 3 पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो ये वेरिएशन ऑफ जी हम लोग कल देखेंगे। कल आपकी क्लास होगी सेम टाइमिंग 6 to 7:30। So that's all for today. देखो, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर लो, या क्लास के एंड में पूछ लो, या क्लास में बिगिनिंग में अगर जल्दी ज्वाइन कर लेते हो, सारे बच्चे नहीं आए तो उस समय भी डाउट अपना पुट कर सकते हो।
वेडनेसडे तक का वेट करने का कोई मतलब नहीं है, तब तक डाउट खत्म हो जाता है। डाउट को जितना जल्दी सॉल्व करे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो सारे बच्चों से रिकमेंडेशन है कि आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है इस तरह का, तो या तो बिल्कुल 6 बजे मीटिंग जब जैसे ही स्टार्ट होती है उसी समय पूछ लो जब तक सारे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, और नहीं तो फिर एंड में एक बार 6-7-15 के आसपास बोल दो कि सर एक क्वेश्चन था ऐसे करके, तो फिर वो डाउट डिस्कस हो जाएगा। So that's all for today. Thank you.